नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड साइंस के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं। टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस हैं मैंने बायोलॉजी के ख़त्म कर दिए हैं। उम्मीद है आपने उनको देख लिए होंगे। नाइन्थ और 10th क्लास के MCQ माध्यम से उन दोनों बुकों से मैंने MCQ माध्यम से बायोलॉजी के क्वेश्चंस कवर किए हैं। इसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चंस को कवर कर रहा हूं, जिसमें 11 चैप्टर और 12 चैप्टर 9th क्लास का कवर कर रहा हूं। 9th क्लास का जो 11 चैप्टर है वो वर्क एंड एनर्जी है और साउंड है 12 चैप्टर। इन दोनों चैप्टर को इस वीडियो में मैं कवर करूंगा MCQ माध्यम से। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो, और अपने दोस्तों तक कुछ दोस्तों तक अपने इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, उनको बेनिफिट मिलेगा। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। जब कोई पिंड, इंग्लिश में पढ़ता हूँ, व्हेन अ बॉडी फॉल्स फ्रीली टुवर्ड द अर्थ, जब कोई बॉडी अर्थ है अपनी उसकी तरफ फ्रीली गिरती है, देन इट्स टोटल एनर्जी, तो उसकी टोटल एनर्जी क्या होती है। देखिए ऊपर बात करें सबसे ऊपर वाले पॉइंट में, तो वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी और साथ साथ काइनेटिक एनर्जी होगी, दो एनर्जी होंगी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, लेकिन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज़ीरो। लेकिन जब ज़मीन के टच होने से पहले जो पॉइंट होगा उसमें पोटेंशियल एनर्जी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो होगी और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो आप देखिए यहाँ पर जो दोनों का सम है वो कुछ आ रहा होगा और यहाँ पर भी दोनों का सम कुछ आ रहा होगा, और ये दोनों का सम हर पॉइंट पे सेम होगा, हर पॉइंट पे सेम होगा। मतलब जब कोई पिंड, कोई बॉडी ऊपर से गिर रही होती है तो हर पोजीशन पर उसकी जो एनर्जी होती है वो रिमेन कांस्टेंट रहती है, बदलती नहीं है, क्योंकि ये दोनों क्या होती है, मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के सम के बराबर होती है। और जो मैकेनिकल एनर्जी है किसी बॉडी में, गिरती हुई बॉडी में, उसमें कांस्टेंट होती है हर पॉइंट में। ठीक है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें। अ कार इज़ एक्सेलरेटेड ऑन अ लेवल्ड रोड, एक लेवल रोड है उसमें कार एक्सेलरेट कर रही है। अटेन अ वेलोसिटी 4 टाइम, उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4 गुना। पहले मान लीजिए x थी तो अब कितनी हो गई, v डैश हो गई 4x, है ना। बोला जा रहा है इन दिस प्रोसेस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कार। देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है क्या, तो mgh। यहाँ पर तो जो वेलोसिटी है उसका कोई काम ही नहीं है। तो अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी पूछी जाती तो वो 16 टाइम हो जाती, 16 टाइम हो जाती, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी पूछी जा रही है तो कोई भी चेंज नहीं आएगा, डज नॉट चेंज। तो यहाँ पर डज नॉट चेंज आंसर हो जाएगा, क्योंकि mgh फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी यहाँ पर होती ही नहीं है, किसमें, जो स्थितिज ऊर्जा है, जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें, इसीलिए वेलोसिटी का कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। इन केस ऑफ नेगेटिव वर्क द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, तो अगर हमारा वर्क डन नेगेटिव कब होगा आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए वर्क डन बराबर होता है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू जो इनके बीच का क्या लग रहा है, एंगल। एंगल क्या होता है इनके बीच में, कॉस थीटा। आपको बता दूं कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे होती है कितनी, 1, 90 डिग्री पे होती है 0, और अगर उसके बाद 180 की बात की जाए तो उस पर कितनी होती है, -1। अगर ये जो थीटा है ये 180 हो जाए तो क्या होगा, फोर्स नेगेटिव हो सकता है। फोर्स क्या हो सकता है, नेगेटिव। मतलब फोर्स एक डायरेक्शन में लग रहा हो और डिस्प्लेसमेंट दूसरे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में हो रही हो, तब क्या होगा, तब जो इसका वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा। मतलब 180 डिग्री का अगर एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बन रहा है तो आप बोल सकते हैं कि वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। और जब 90 डिग्री होगा उस टाइम पर वर्क डन कितना होगा, 0। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा तो क्या होगा वर्क डन, तो वर्क डन होगा 0। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए, आपको पता होना चाहिए।
अगर आप करंट अफेयर की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसे परचेज़ कर पाएंगे। ऑलमोस्ट आपके सभी जो मंथ हैं उनको डिटेल में यहाँ कवर किया गया है। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पर कलेक्ट किए गए हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए बनाए गए हैं। उम्मीद है आप इसको कवर करेंगे और रिवीजन के माध्यम से इनको 2-3 बार पढ़ लेंगे, जिससे आपको एग्ज़ाम में जो भूलने वाली जो आपकी प्रॉब्लम है उसको भी सॉर्ट आउट किया जा सके। परचेज़ कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, बेनिफिट आपको मिलेगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द यूनिट ऑफ एनर्जी। इनमें से एनर्जी की यूनिट नहीं, कौन सी नहीं है? एनर्जी की यूनिट क्या होती है? वर्क डन जैसी। जो वर्क की यूनिट होगी वही एनर्जी की यूनिट होगी। आपको पता है वर्क की एसआई यूनिट क्या है? जूल है, तो ये तो होगी एनर्जी की यूनिट। और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर, तो ये भी होगी, है ना। ये भी वर्क डन की है तो एनर्जी की भी यूनिट होगी। और अगर आपसे बोला जाए किलोवाट आवर, जब किलोवाट आवर की बात की जा रही है तो देखिए किलोवाट आवर की बात करें तो यहाँ पर आपको पता है, क्या पता है? एनर्जी बराबर किसके होता है? वो पावर बराबर किसके होता है? आप कहोगे वर्क डन अपॉन में टाइम के। तो टाइम को अगर मैं इस तरफ ले जाऊँ तो क्या हो जाएगा? रुके मिटाता हूँ इसको। अगर मैं टाइम को इधर ले गया तो वर्क डन बराबर हो जाएगा पावर इनटू टाइम के। पावर की यूनिट आपको पता है वॉट होती है ना, और टाइम की आपको पता है सेकंड होती है। लेकिन यहाँ पर आपसे ऐसा यूनिट नहीं पूछी जा रही, यहाँ पे सिर्फ आपसे यूनिट पूछी जा रही है, तो ये भी एनर्जी की यूनिट होगी क्योंकि वर्क डन की यूनिट है ये। और किलोवाट ये किसकी यूनिट है? तो ये पावर की यूनिट है। तो यही आंसर सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ बोला जा रहा है कि कौन सी एनर्जी की यूनिट नहीं होगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें। द वर्क डन ऑन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट डिपेंड अपॉन द। किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट और फोर्स पे डिपेंड करता है और साथ साथ एंगल पर डिपेंड करता है, दोनों के बीच के, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के एंगल पर डिपेंड करता है। तो डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, फोर्स पर डिपेंड करेगा, और एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इस पर भी डिपेंड करेगा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्क डन वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अगला क्वेश्चन, वाटर स्टोर्ड इन अ डैम पोजेसेस इन। तो बांध में जमा पानी में क्या होता है? तो देखिए जब वो ऊंचाई पर है, पानी ऊंचाई पर अवेलेबल है, तो ऊंचाई पर आपको पता है क्या होता है? mgh, जो वाटर का मास है और ग्रेविटी की वजह से जो उसमें फोर्स लग रहा है, mg आपको पता है फोर्स होता है। और हाइट क्या है? हाइट की वजह से जो फोर्स लग रहा है, जो एनर्जी लग रही है, उसे क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। तो हाइट की वजह से वाटर पे जो एनर्जी आ रही है उसको कहेंगे पोटेंशियल एनर्जी। और जो डैम है उसके पास कौन सी एनर्जी होती है? तो पोटेंशियल एनर्जी उसके पास होती है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें। अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट h। अगर कोई बॉडी h से फॉल कर रही है, आफ्टर इट फॉल इट हैज़ फॉलन अ हाइट, मतलब वो h पर हाइट पे थी, वो यहाँ पहुँच गई, मतलब कहाँ? मतलब h/2 में पहुँच गई, आधी हाइट में पहुँच गई। उसके बाद बोला जा रहा है क्या चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसके बाद क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा? बिल्कुल नहीं, पोटेंशियल एनर्जी में ही चेंज नहीं आएगा, दोनों में चेंज आएगा। पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज आएगा और काइनेटिक में भी चेंज आएगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, हाइट कम होती जा रही है ना। तो यहाँ पर आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों पर चेंज आएगा। और बोला जा रहा है काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मतलब ज़्यादा हो जाएगी, और कम हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी। ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर आधी हाइट पर बोला गया है। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी आधी, जब पोटेंशियल एनर्जी आधी हुई है तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, क्या पहले जीरो थी काइनेटिक एनर्जी, वो भी आधी हो जाएगी। तो आधी आधी होकर यहाँ पर कितनी हो गई? एक। यहाँ पर कितनी थी? पोटेंशियल एनर्जी एक थी और काइनेटिक एनर्जी जीरो थी। यहाँ पर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी आधी हो गई तो काइनेटिक एनर्जी भी आधी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा? इस पॉइंट में होगा कि काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी एक और पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी जीरो। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट आंसर होगा सी ऑप्शन। वैसे डी ऑप्शन भी यहाँ पर सही है, अगर सी ऑप्शन नहीं दिया होगा तब हम डी को लगाएंगे। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, द नंबर ऑफ जूल्स कंटेन इन 1 किलोवाट आवर।
1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं। तो मैं कन्वर्ट कर लेता हूँ। एक से तो कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। किलो का माफ़ कीजिएगा, किलो का मतलब क्या होता है 1000, है ना। और वॉट यहाँ बात की जा रही है। वॉट तो चलिए ठीक है, वो तो उसकी यूनिट है। और आवर को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, उसको हटा देता हूँ। आवर को आप किस में कन्वर्ट कर दीजिए, आवर को आप सेकंड में कन्वर्ट कर दीजिए, 3600, है ना। तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया वॉट सेकंड में। वॉट सेकंड क्या होता है, वॉट सेकंड होता है जूल, वॉट सेकंड होता है जूल। तो जूल में आपने कन्वर्ट कर दिया, तो इसको हटा दीजिए। वॉट सेकंड को आपने जूल में कन्वर्ट किया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 और कितनी जीरो, 3 जीरो है 2 जीरो है, तो 10 की पावर 5। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, अगर आपने 3.6 इंटू 10 की पावर 6 रट रखा है तो वो यही है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, अब ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, तसल्ली से पढ़ते हैं। 2 आर्मी पर्सन है, ए एंड बी, ईच ऑफ वेट ऑफ 500, मतलब दोनों का, ए का 500 न्यूटन वेट है और बी का भी कितना 500 न्यूटन वेट है ना। अब दोनों क्या कर रहे हैं, एक रस्सी से चढ़ रहे हैं। 10 मीटर की जो हाइट है उसमें वो चढ़ेंगे। दोनों ने 10 मीटर की हाइट को कवर किया। कितने मीटर की हाइट को कितना कवर किया इन्होंने, 10 मीटर। अब बोला जा रहा है कि एक ने 20 सेकंड, ए ने 20 सेकंड लगाए और बी ने 40 सेकंड लगाए। तो बोला जा रहा है इनके बीच में जो पावर है, हर बंदे के बीच में पावर का जो रेशियो है वो क्या होगा। पावर फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको लिख दूं फिर इसको मिटा दूंगा। पावर क्या होता है, पावर होता है वर्क डन अपॉन में टाइम, है ना। वर्क डन अपॉन में टाइम। वर्क डन का मतलब क्या, एनर्जी। यहाँ पर कौन सी एनर्जी लग रही है, पोटेंशियल एनर्जी लग रही है, क्योंकि हाइट है यहाँ पर, तो मैं उसी को लिखूंगा। एनर्जी वर्क डन की जगह क्या लिखूंगा, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब एम जी और एच। आप खुद देखें, दोनों की जो एम जी है, एम जी का मतलब फोर्स, दोनों का फोर्स क्या है, इक्वल है, तो इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, इससे पावर पर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों की सेम है। हाइट भी दोनों के लिए सेम है, तो एच पर भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब जो मेरी पावर है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, टाइम के, क्योंकि इन तीनों से कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा। जब फ़र्क पड़ नहीं रहा तो अब मैं इसे सॉल्व कैसे करूँगा, इन सबको मैं मिटा रहा हूँ। मैंने क्या पढ़ा, मैंने ये पढ़ा कि पावर मेरी क्या हो गई, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गई टाइम के। मतलब जो पी ए की पावर है और पी बी की पावर है वो अपने टाइम के इन्वर्सली इस तरीके से लिखा जाएगा और ए वाले को इधर लिखा जाएगा। तो पी ए का जो टाइम है वो कितना लग रहा है, तो मैं लिखूंगा टाइम को, टाइम ए वाला टाइम मुझे नीचे लिखना है, बी वाला टाइम ऊपर लिखना है। तो ए वाले को टाइम लग रहा है 20 सेकंड, ऊपर वाले को लग रहा है 40 सेकंड, मतलब बी वाले को 40 सेकंड। 0 से 0 कट गया, 2 के टेबल में 2 बार में, 2 के टेबल में 1 बार में, तो 2 और 1 का रेशियो आ जाएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ मेरा बिल्कुल सही। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, रेलवे ग्रुप डी में लास्ट टाइम आए, तो इसीलिए आपको इनको तैयार करके रखना है। आपको काफ़ी डीप नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल्स को विद इन अ टाइम सॉल्व कर पाएंगे। टाइम आपके पास बहुत होगा, अगर आप एनटीपीसी वगैरह की तैयारी कर रहे होंगे तो बहुत टाइम होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, इफ़ स्पीड ऑफ कार बिकम 2 टाइम, तो काइनेटिक एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, आप कहेंगे 1/2 mv²। मतलब देखिए कार की स्पीड को आपने डबल कर दिया तो वेलोसिटी क्या कर देगी, वेलोसिटी डबल का डबल कर देगी। मतलब 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 गुना कर देगी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 4 टाइम हो जाएगी। ठीक है, अगर स्पीड को आप 2 गुना करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी उसकी पावर में 2 होगी। 3 गुना करते तो 9 गुना हो जाती, 4 गुना करते तो 16 गुना हो जाती। ठीक है, पावर डबल में काम होगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की वजह से वर्क डन क्या करता है, वर्क डन में क्या होता है। तो देखिए इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। जब फ्रिक्शन काम कर रहा है तो जो स्पीड है, सोचिए किसी कार की स्पीड बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, तो ये तो नहीं होगा। डिक्रीज काइनेटिक एनर्जी ये हो सकता है। देखिए फ्रिक्शन की वजह से डिक्रीज हो सकती है काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये वेलोसिटी को कम करेगी। पोटेंशियल एनर्जी में फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही, क्योंकि वेलोसिटी को कम कर रही होगी। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन अ कॉइल स्प्रिंग इज कंप्रेस्ड द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। बोला जा रहा है अगर आप किसी स्प्रिंग को कंप्रेस कर देते हैं तो उसमें जो काम होगा उसकी इलास्टिसिटी की वजह से वो पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ी है कि घटी है। सोचिए जब नॉर्मल थी
तो उसमें कोई भी एनर्जी नहीं थी, लेकिन जब आपने उसको दबा दिया तो उसके अंदर एनर्जी आ गई। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो वो मतलब पावर ताकत लगाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या कर दी आपने उसे बढ़ा दी। क्या कर दी? बढ़ा दी। आप अगर उसे दबाएंगे तब भी बढ़ेगी, आप उसे घसीटेंगे तब भी बढ़ेगी, क्योंकि दोनों में आप पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि अपनी शेप में आना चाहती है इसलिए उसमें पोटेंशियल एनर्जी दोनों कंडीशन में बढ़ जाएगी। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, 1 जूल वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन। 1 जूल वर्क क्या होता है? देखिए 1 जूल वर्क क्या होगा, जब फोर्स, डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट डी का मतलब, और कॉस थीटा, जो कॉस थीटा की वैल्यू 1 हो जाए, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू 1 हो जाए और जो हमारा फोर्स है उसकी वैल्यू 1 हो जाए, तब क्या होगा? वर्क डन 1 होगा। लेकिन इसकी यहाँ बात की नहीं गई तो इसको कंसीडर अभी नहीं करेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है फोर्स हो जाए 1 न्यूटन और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाए 1 न्यूटन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और बाकी सब यूनिट से अलग अलग बात की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करें, एसआई यूनिट ऑफ पावर। पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? जूल, वाट। वाट होती है। जूल किसकी होती है? वर्क डन की। न्यूटन किसकी होती है? फोर्स की। मीटर किसकी होती है? डिस्टेंस की। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ बॉडी इंक्लूड। मैकेनिकल एनर्जी में कौन कौन सी, किसी बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है? तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होती है। तो याद रखना है काइनेटिक और पोटेंशियल का सम होगा हमारी मैकेनिकल एनर्जी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, अगले क्वेश्चन की बात करें, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी इज। तो ऊर्जा का वाणिज्यिक इकाई क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, आपको याद रखना है ये। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या है? ये क्या होगी हमारी? किलोवाट आवर। क्या है? किलोवाट आवर। अगर इसको आप जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 3.6 × 10⁶ जूल में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा भी। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी डिपेंड ऑन इट्स। पोटेंशियल एनर्जी किसी बॉडी पर डिपेंड करती है। किस पर? एक तो वो कहाँ पर रखी हुई है, अगर वो ऊंचाई पर रखी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। एक तो उसकी शेप पर, तो दोनों पर डिपेंड करेगी, पोजीशन पर और कॉन्फ़िगरेशन पर, इन दोनों पर ये डिपेंड करने वाली है। नोट, अब ये ध्वनि का क्वेश्चन, मतलब साउंड का चैप्टर आ गया। इसमें बोला जा रहा है नोट इज़ आ। नोट क्या होता है? तो आपको बता दूँ नोट क्या होगा, मतलब सिंपल सी एक फ्रिक्वेंसी वाली साउंड। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। आ सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक सिंगल फ्रीक्वेंसी को क्या कहेंगे? नोट कहेंगे। मतलब याद रखिएगा, आपसे पूछा गया है बहुत बार, तो आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, सोनार। सोनार सिस्टम आपको पता होगा। तो इसको, ये जो इसमें कौन सी हम क्या यूज़ करते हैं? तो आपको बता दूं अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है। कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, कई जगह आपको इंफ्रासोनिक मिल जाएगा, वो बहुत गलत है, बहुत जगह आप पढ़ाया हुआ है। ध्यान रखना है अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज़ किया जाता है, एनसीईआरटी में यही लिखा है। अगले क्वेश्चन की बात करें, साउंड ट्रेवल्स इन एयर इफ़। साउंड कब ट्रैवल करेगी एयर में? कब ट्रैवल करेगी? जब उसके पास पार्टिकल मीडियम में होंगे और वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस में ट्रैवल करें, नहीं ट्रैवल ना करें। अगर ट्रैवल करेंगे, देखिए पार्टिकल यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा, तो इसका क्या मतलब है? पार्टिकल अपनी जगह पर डिस्टर्ब हो, जिससे कि अगला वाला पार्टिकल डिस्टर्ब हो, फिर अगले वाला पार्टिकल डिस्टर्ब, फिर अगले वाला पार्टिकल डिस्टर्ब, फिर अगले वाला, इस तरीके से साउंड ट्रैवल करती है। तो ये तो गलत। मॉइस्चर वाले से कोई मतलब नहीं, डिस्टर्बेंस से कोई मतलब नहीं। हाँ डिस्टर्बेंस हो, लेकिन आधी अधूरी स्टेटमेंट लिखी है, लेकिन ये सही लिखी है। बोथ पार्टिकल एज वेल एज डिस्टर्बेंस ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पार्टिकल भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करे और डिस्टर्बेंस भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हेन वी चेंज फीबल साउंड टू लाउड साउंड। मतलब फीबल मतलब आप अगर कमज़ोर ध्वनि को, मतलब हल्की ध्वनि को आप तेज ध्वनि में कन्वर्ट करते हैं तो क्या उसमें चेंज आता है? तो आपको बता दूं तेज ध्वनि में आप जब कन्वर्ट करेंगे, जैसे मान लीजिए ये है कम से कम मतलब वैल्यू वाली साउंड और ये क्या है ज़्यादा वैल्यू, तो इसमें क्या चेंज किया आपने? इसकी हाइट चेंज की। ये क्या है? ये है एम्पलीट्यूड। आपने एम्पलीट्यूड चेंज किया, तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, अर्थक्वेक प्रोड्यूस विच काइंड ऑफ साउंड बिफोर द मेन शॉक वेव बिगिन। भूकंप जब आता है तो उस समय पर शुरू होने से पहले, भूकंप जब आने से पहले कोई आवाज़ पैदा होती है, तो किस प्रकार की आवाज़ होती है? तो भूकंप आने से पहले किस तरीके की आवाज़ आती है? तो आंसर हो जाएगा इंफ्रासाउंड आती है। कौन सी? इंफ्रासाउंड्स आती हैं भूकंप आने से पहले, याद रखना है।
यहाँ पर बात करें इंफ्रा साउंड्स कैन बी हियर्ड, इंफ्रा साउंड किसके द्वारा सुन ली जाती हैं? तो आपको बता दो इंफ्रा साउंड राइनोसेरस के द्वारा सुनी जाती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। एलिफेंट, राइनोसेरस और हिप्पोपोटेमस के द्वारा सुनी जाती है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। डॉग, बैट, ये सब क्या अल्ट्रासोनिक साउंड्स को सुनते हैं, और ह्यूमन की क्या होती है, इंफ्रा और अल्ट्रासोनिक साउंड के बीच वाली साउंड को ये सुनते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की साउंड ह्यूमन सुनते हैं। इसे कम वाली साउंड को कहते हैं इंफ्रा और इसे ज़्यादा वाली साउंड को कहते हैं अल्ट्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस थे आपके लिए। आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन कैसा लगा, आपसे अनुरोध करूंगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्वेश्चंस की क्वालिटी कैसी लगी ये भी आप ज़रूर बताएं, जिससे कि हमें आपके लिए प्रोत्साहन मिले इस तरीके की वीडियो बनाने का। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो आप अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।